Hi friends, I welcome you all to today's session for the upcoming APFC and EO 2023 examination. तो अकाउंटेंसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं इस फटाफट सीरीज के अंदर। तो आइए आज का सेशन भी फटाफट से स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स डिस्कस सम ऑफ द इंपॉर्टेंट बेसिक concepts of accountancy which are going to be important for this upcoming examination. So let's start this session. So friends, in the EPFO EO 2021 examination, 116 selections were from EduTap, and we are again ready for the upcoming APFC and EO examination. And are you guys ready for the same? Do let me know in the comment section. तो बिफोर प्रोसीडिंग लेट मी जस्ट क्विकली टेल यू द आंसर ऑफ द होमवर्क क्वेश्चन। तो होमवर्क क्वेश्चन जो आपको दिया था इट वाज कि आपका जो बिजनेस फर्म है उसकी जो एबिलिटी है टू सेटिस्फाई इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस इज रेफर्ड टू एज, ओके, दिस इज रेफर्ड टू एज द लिक्विडिटी ऑफ अ बिजनेस। तो लिक्विडिटी इट बेसिकली इज कंसर्न्ड विद मीटिंग योर शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। आप अपनी करंट लायबिलिटीज को मीट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इफ यू रिमेंबर, करंट रेशियो इज अ लिक्विडिटी रेशियो बिकॉज ये इसी चीज को मेजर करने की कोशिश करती है। तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी। So let's start our discussion with the first question for today. And this question is the accounts that records expenses, gains and losses are. Options are personal account, real account, nominal account or none of the above. So my dear friends, traditionally हमारी अकाउंटिंग के अंदर हम अपने अकाउंट्स को ना तीन कैटेगरी में बांट लेते हैं. We have these three categories. First is personal account, then is real account and the third one is the nominal account. Okay. पर्सनल अकाउंट इट कंप्राइजेस ऑफ द नेम्स ऑफ पर्संस। तो जैसे एक बिजनेस के अंदर वी आर डीलिंग विद लॉट्स ऑफ पर्संस, जेठालाल गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स चला रहे हैं एंड लेट्स सपोज ही परचेजेस सम अमाउंट ऑफ स्टॉक फ्रॉम सम अदर पर्सन। तो जो उस पर्सन का अकाउंट होगा दैट इज गोइंग टू बी रेफर्ड टू एज अ पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट की अगर हम बात करें तो रियल अकाउंट्स दे आर द अकाउंट्स ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो अगर जेठालाल कोई नया एसेट खरीद रहे हैं, लेट्स सपोज ही इज परचेसिंग अ न्यू गोडाउन फॉर द बिजनेस, देन दैट इज गोइंग टू बी अ रियल अकाउंट। एंड हमारे पास जो भी एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स और गेन्स होते हैं उनके अकाउंट को बोला जाता है नॉमिनल अकाउंट। जैसे आप रेंट पे कर रहे हैं, आप सैलरी पे कर रहे हैं, सो ऑल दीज आर एक्सपेंसेस एंड इनको बोला जाता है नॉमिनल अकाउंट्स। ओके, तो अकाउंट्स जो आपके रिकॉर्ड कर रहे हैं एक्सपेंसेस, गेन्स और लॉसेस को, these accounts are going to be they are going to be referred to as nominal accounts. So I believe आप easily इस क्वेश्चन को अब आंसर कर पा रहे होंगे। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। तो नॉमिनल अकाउंट्स आर टिपिकली एसोसिएटेड विद योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और द इनकम स्टेटमेंट। सारे आपको इनकम्स, गेन्स, लॉसेस, एक्सपेंसेस के अकाउंट आपके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में देखने को मिलेंगे। तो जितने भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको नाम देखने को मिल रहे हैं अकाउंट्स के, दे आर बेसिकली गोइंग टू बी योर नॉमिनल अकाउंट्स। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। Now the next question that we have, the process of entering all the transactions from the journal to the ledger is called. So we know the process of the accounting. The first step is the journal entry. Next, the transactions they are taken to the ledger. Okay. Now what is this technically referred to as? आप journal से transaction को ledger में लेकर आ रहे हैं and this is technically referred to as posting of the journal transactions in the ledger accounts. तो हम accounts की posting कर रहे हैं, हम अपने ट्रांजैक्शन के अंदर जो भी अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं उनको उनके रेलेवेंट लेजर अकाउंट के अंदर पोस्ट कर रहे हैं। तो ऑप्शंस अगर आप देखेंगे, पोस्टिंग, एंट्री, अकाउंटिंग और नन ऑफ द अबव, तो आप इजीली आंसर कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। द करेक्ट आंसर हैज टू बी ऑप्शन नंबर ए, पोस्टिंग। तो माय डियर फ्रेंड्स, पोस्टिंग इन अकाउंटिंग रेफर्स टू मूविंग अ ट्रांजैक्शन फ्रॉम द जर्नल टू द लेजर। सो आई होप इट इज क्लियर, ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। Now let's talk about the next question. The measure of how efficiently the assets resources are employed by the firm is called liquidity ratio, leverage ratio, activity ratio or profitability ratio. So friends, if you remember, हमने लास्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस किया था, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज व्हिच आर देयर। ओके, हमारे पास लिक्विडिटी रेशियो है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, सॉल्वेंसी रेशियो है, एक्टिविटी रेशियो है। तो आपको पूछ रहे कि कौन सी रेशियो बेसिकली आपको बताती है कि आप एसेट्स को अच्छे से एम्प्लॉय कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे पास जो एक्टिविटी रेशियोज होती है दे आर बेसिकली कंसर्न्ड विद दिस एफिशिएंसी पार्ट। तो इस पे हम कंसर्न्ड होते हैं कि हमारे पास हम इन्वेंट्री को सही से टर्नओवर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, हम अपनी इन्वेंट्री को सेल में कन्वर्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, हमारे जो डेटर्स है अपने डेटर्स से कैश रियलाइज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं,
हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि हमारा वर्किंग कैपिटल जो है उसको टर्नओवर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, उससे सेल जनरेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, फिक्स्ड एसेट से सेल जनरेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे. So how efficiently we are using all the assets in the business, these are basically measured by the activity ratio. तो इसके अंदर आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, डेटर टर्नओवर रेशियो, ये सारे रेशियोज आ जाते हैं. वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, कैपिटल टर्नओवर रेशियो, तो all of these they are your activity ratios. So my dear friends, the correct answer to this question would become option number C, activity ratios. So my dear friends, let's talk about the next question. And this question is, a resource owned by the business with the purpose of using it for generating future profit is known as. Options are capital, asset, liability और surplus. तो जो भी resources एक business use कर रहा है अपने future profits को generate करने के लिए, आप उसे क्या बोलने वाले हैं? ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है एंड आई थिंक आप इजीली इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं. जनरल अंडरस्टैंडिंग से भी आंसर हो जाएगा. तो आपके जो रिसोर्सेज है जिसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं बिजनेस के अंदर प्रॉफिट्स जनरेट करने के लिए, दे आर गोइंग टू बी योर एसेट्स. ओके, आपकी जो लायबिलिटी होती है दे आर बेसिकली योर ऑब्लिगेशंस एंड आपके जो एसेट्स होते हैं दे आर योर राइट्स, दे आर द रिसोर्सेज व्हिच यू ओन. फॉर एग्जाम्पल आपके पास मशीनरी है, फर्नीचर है, कैश है, बैंक है, तो ये आपके सभी रिसोर्सेज हैं. दीज आर द थिंग्स दैट यू ओन, दीज आर योर एसेट्स. तो करेक्ट आंसर यहां पे बनना चाहिए जी एसेट्स का. तो आई होप आपको एसेट्स का डेफिनेशन क्लियर हो गया. ऑप्शन नंबर बी, एसेट इज गोइंग टू बी द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. तो फटाफट से लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अ ट्रांजैक्शन विदाउट इमीडिएट कैश सेटलमेंट इज नोन एज. तो माय डियर फ्रेंड्स, अकाउंटिंग के अंदर वी फॉलो दिस बेसिक कंसेप्ट व्हिच इज द एक्रूअल कंसेप्ट. ओके, तो एक्रूअल कंसेप्ट क्या कहता है कि अगर आपने किसी को सामान सेल कर दिया बट अभी तक उसने आपकी पेमेंट नहीं किया है, यू कैन स्टिल रिकॉर्ड इट एज योर सेल. तो आप उसे भी अपनी सेल रिकॉर्ड कर सकते हैं ऑन एक्रूअल बेसिस. तो कैश डज नॉट मैटर. अगर आपने किसी को वैसे टाइटल ट्रांसफर कर दिया गुड्स का, आपने सेल कर दिए, कैश उससे बाद में भी मिल जाएगा, स्टिल इट इज गोइंग टू बी ट्रीटेड एज योर सेल. So we can have those transactions in which there is no immediate cash settlement. आपको कैश बाद में मिलने वाला है. Okay, and such transactions are referred to as, options हैं cash transaction, credit transaction, deferred transaction or none of the above. So my dear friends, definitely ये cash transaction तो नहीं है क्योंकि अभी आपको कैश नहीं मिल रहा है. You have sold the goods on credit basis. क्रेडिट पे आपने सामान यहाँ पे बेचा है. So this is going to be a credit transaction in which the cash settlement is not immediate but cash is going to be paid in some future time period. तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना चाहिए. तो आई होप आपको क्लियर हो गया कि एक हमारे पास कैश ट्रांजैक्शन हो सकती है जिसमें इमीडिएट कैश पेमेंट हो गई, कैश सेटलमेंट हो गई, बट दूसरी हमारे पास यहाँ पे क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी हो सकती है जिसमें आपकी कैश की जो पेमेंट है वो बाद में की जाएगी. करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी एज ऑलरेडी डिस्कस्ड. And my dear friends, if you are enjoying the today's session, you are learning some new things, don't forget to subscribe our YouTube channel as well. Chaliye, now let's talk about the next question. Which of the following purpose is served from the preparation of the trial balance? तो my dear friends, accounting का process हमने आपके साथ already discuss किया. The first step is your journal, then comes your ledger and then comes your trial balance. Okay, ट्रायल बैलेंस हमारे पास आता है. तो ट्रायल बैलेंस से आपके क्या क्या पर्पस सॉल्व होते हैं ये आपको बताना है. टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस. सो वी ऑल नो कि ट्रायल बैलेंस के अंदर आपके डेबिट और क्रेडिट जो है दे हैव टू बी इक्वल एंड इफ दे आर इक्वल इट शोज कि अकाउंट्स आर अरिथमेटिकली करेक्ट. To ascertain the balance of any ledger account, तो ट्रायल बैलेंस के अंदर you would find the closing balances of all the accounts, कैश का, बैंक का, डेटर का, क्रेडिटर का, you would find all the balances of the ledger account, so you can ascertain the balance if you wish to. To facilitate the preparation of the final accounts promptly, so after you are done with the preparation of trial balance, the next step would be to prepare your final accounts or the financial statements, that is your balance sheet and the profit and loss account. Okay, तो ट्रायल बैलेंस से आप इजीली अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी प्रिपेयर कर सकते हैं. तो माय डियर फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं ये सारे पर्पसेस जो हैं दे आर सॉल्व्ड, दे आर सर्व्ड बाय द ट्रायल बैलेंस. सो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन हैज टू बी ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव. तो एज ऑलरेडी डिस्कस्ड, ट्रायल बैलेंस सर्व्स ऑल ऑफ दीज पर्पसेस, सो ऑप्शन डी इज द आंसर. Now next question is, which of the following is a function of journal? Okay, तो journal आपको पता है journal is the book of original entry.
जो भी आपकी ट्रांजेक्शन होती है इट इज ओरिजिनली रिकॉर्डेड इन दिस पर्टिकुलर बुक। आपकी जो ट्रांजेक्शन इनिशियली रिकॉर्ड की जाती है इट इज रिकॉर्डेड इन जर्नल। तो यहाँ पे ऑप्शंस है एनालिटिकल फंक्शन, रिकॉर्डिंग फंक्शन, हिस्टोरिकल फंक्शन और ऑल ऑफ दी अबव। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको कंफ्यूजन ये हो रहा है कि हिस्टोरिकल फंक्शन है या ऑल ऑफ द अबव है, तो लेट्स ट्राई टू डिस्कस ऑल दीज फंक्शंस। तो हिस्टोरिकल फंक्शन तो है ये कि आपकी सारी ट्रांजैक्शन जिसके अंदर रिकॉर्ड हो रही है क्रोनोलॉजिकल मैनर के अंदर, तो ये एक आपके पास रिकॉर्ड हो जाएगा जिसे आप चेक कर सकते हैं बाद में भी। तो एक हिस्टोरिकल फंक्शन तो यहाँ पे पूरा हो रहा है, रिकॉर्डिंग फंक्शन भी हो रहा है क्योंकि ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जा रहा है, एंड वी हैव आल्सो दिस एनालिटिकल फंक्शन। जर्नल के अंदर जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती है दे आर एनालिटिकली ब्रोकन डाउन इनटू डेबिट एंड क्रेडिट। ओके, लेट्स सपोज यू हैव पेड कैश टू एक्वायर अ न्यू मशीनरी। ओके, तो आप उसे ब्रेक डाउन करेंगे डेबिट और क्रेडिट में। इसके अंदर आपके पास मशीनरी को आप डेबिट करेंगे और अपने कैश को यहाँ पे आप क्रेडिट करेंगे। ओके, तो एवरी ट्रांजैक्शन इज एनालाइज्ड एंड ब्रोकन डाउन इनटू डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट्स, सो दैट इज व्हाई जर्नल आल्सो सर्व्स एन एनालिटिकल फंक्शन। तो करेक्ट आंसर यहां पे बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव का। तो जर्नल इज गोइंग टू सर्व एनालिटिकल, रिकॉर्डिंग एंड हिस्टोरिकल फंक्शन एज वेल, सो ऑप्शन डी इज द आंसर। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अकाउंटिंग द टर्म IFRS स्टैंड्स फॉर। ऑप्शंस आर इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, इंडियन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, इंडियन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम। ओके, तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो हमारे इंडिया के अंदर ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने इशू किए हैं। ये आपने पढ़े भी होंगे, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट से डील करता है, और ऐसे ही इंटरनेशनल लेवल पे हमारे पास बने हुए IFRS। दीज IFRS दे आर रेफर टू एज इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ओके, इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारी कंपनीज हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, दे आर फॉलोइंग दीज IFRS। नाउ इंडिया आल्सो वांट्स टू मेक श्योर कि जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है दे शुड आल्सो बी इन लाइन विद द IFRS। ओके, तो हमारे पास दो ऑप्शन थे कि हम IFRS को एज इट इज अडॉप्ट कर ले, जो कि ग्लोबल बेसिस पे चल रहा है, यूरोपियन कंट्रीज फॉलो कर रही है। दूसरा ऑप्शन ये था कि आप IFRS के जैसे अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना लो। तो अभी इंडिया ने अपने पास IFRS के जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड खुद से तैयार किए, एंड दीज आर रेफर्ड टू एज इंड AS। दीज आर रेफर्ड टू एज इंड AS। ओके, तो ओरिजिनली हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे, बाहर हमारे पास IFRS थे। अब IFRS को देखते हुए हमने अपने नए स्टैंडर्ड लेकर आए हैं which are referred to as IND AS। IND AS अभी इतने ज्यादा पूछे नहीं जा रहे, बट ग्रेजुअली हमें IND AS पे ही मूव ऑन करना पड़ेगा और इन IND AS को ही आपको पढ़ाई करना होगा। फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चन बहुत बेसिक था, करेक्ट आंसर आप आसानी से लगा सकते थे। तो करेक्ट आंसर इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ये आपके इंटरनेशनल लेवल पे फॉलो होते हैं, दे आर डेवलप्ड एंड मेंटेन्ड बाय द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। Now let's come to the next question, and this question is कि the cost of fixed assets of a business has to be written off over its options are natural life, accounting life, physical life और estimated economic life। okay, तो हमारे पास जो भी बिजनेस के फिक्स्ड एसेट्स है उनको हम डेप्रिशिएट करते हैं, एंड दिस डेप्रिसिएशन इज डन ओवर दी कौन सी लाइफ में हम उनको राइट ऑफ करते हैं, उनकी नेचुरल लाइफ, अकाउंटिंग लाइफ, फिजिकल लाइफ या फिर इकोनॉमिक लाइफ। So my dear friends, the technical terminology that we use here is the estimated economic life। okay, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो भी फिक्स्ड एसेट हम परचेज कर रहे हैं, जो भी मशीनरी हम खरीद रहे हैं, उससे हमें इकोनॉमिकली कितने साल फायदा होने वाला है, व्हाट इज द एस्टिमेटेड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ दैट एसेट जो कि हमें बिजनेस में बेनिफिट देगी, एंड ओवर दिस यूजफुल लाइफ द एसेट इज रिटन ऑफ। ओके, तो जैसे आपने मशीनरी खरीदी 5 लाख रुपीस की, एंड इट इज गोइंग टू गिव यू benefits, it is going to give you economic benefits for 5 years, so every year you are going to write off depreciation, that is 1 lakh, every year you are going to write it off। okay, so asset is depreciated over its estimated economic life। so the correct answer to this question would become option number D। so friends, here is the time for a homework question। the question is dash refers to any kind of financial obligation that a business has to pay at the end of an accounting period to outside persons or a business।
ऑप्शंस आर कैपिटल, एसेट, लायबिलिटी और सरप्लस। तो अगर आपको ये बेसिक टर्म समझ में आई हैं तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को भी आंसर कर पाएंगे। यू हैव टू गिव द आंसर टू दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड नेक्स्ट सेशन में वी आर गोइंग टू डिस्कस द राइट आंसर। So my dear friends, ये था आज का हमारा डिस्कशन एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अपकमिंग APFC and EO 2023 examination, you can also check out all the courses that EduTap has for you. And if you want to know more about these courses, you can call us at this number or you can mail at hello@edutap.co.in. So this is it for today. Thank you and happy learning.